ओके, चलिए अब कटिंग ऑफ स्प्रिंग पे एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, ठीक है ना, कि स्प्रिंग की कटिंग और न्यूटन्स लॉ किस तरीके से एक दूसरे के साथ ब्लेंड किए जा सकते हैं वो देखिए। चलिए मान लीजिए क्वेश्चन पूछा गया हमसे इस तरीके से कि 3 स्प्रिंग्स हैं ये और एक मास लटका हुआ M1, फिर एक और स्प्रिंग है, एक दूसरा मास लटका हुआ है M2, एक और स्प्रिंग है, इस पे एक मास लटका हुआ है M3। ये ठीक है, इसका कॉफिशिएंट K1, इसका कॉफिशिएंट K2 और इसका कॉफिशिएंट K3। डेफिनेटली तीनों में एक्सटेंशन भी होगा। मान लो इसका एक्सटेंशन X1, इसका एक्सटेंशन X2 और इसका एक्सटेंशन X3। ठीक है, अब वो ये पूछ रहा है इस वक्त तो ये इक्विलिब्रियम में है, लटके हुए, तो इक्विलिब्रियम में सबका एक्सेलरेशन 0 है। लटके हुए तो ये भी 0 एक्सेलरेशन, ये भी 0 एक्सेलरेशन, ये भी 0 एक्सेलरेशन। ठीक है, लेकिन अगर हम स्प्रिंग 1 को कट कर देंगे, स्प्रिंग 2 को कट कर देंगे या फिर स्प्रिंग 3 को कट कर देंगे तो इनमें एक्सेलरेशन आ जाएगा। क्यों? इस वक्त तो दोनों सारे तीनों के तीनों ब्लॉक इक्विलिब्रियम में, ऊपर को लगने वाला फोर्स नीचे को लगने वाले फोर्स के बराबर है तीनों केस में। लेकिन अगर मैं कुछ भी कट कर दूंगा तो डेफिनेटली फोर्स जो इस वक्त बैलेंस्ड है वो अनबैलेंस्ड हो जाएंगे, और जैसे ही अनबैलेंस्ड हो जाएंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, तो मुझसे ये पूछा जाएगा कि स्प्रिंग 1 को कट करने पे सबके एक्सेलरेशन क्या क्या होंगे, स्प्रिंग 2 को कट करने पे सबके एक्सेलरेशन क्या क्या होंगे, 3 को कट करने पे सबके एक्सेलरेशन। तो 3 डिफरेंट क्वेश्चन यहां पे पूछे जा सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये सेकंड वाला कट करके आपको सॉल्व करके दिखा दूं तो आप फर्स्ट और थर्ड वाला खुद कर लोगे, वो बहुत आसान केस होते हैं। ठीक है, तो सबसे टफ वाला केस क्या है, इसको कट करेंगे। तो हमें क्या बोला गया, T = 0 पे इस स्प्रिंग को कट कर दिया। ये T = 0 पे कट कर दिया। कौन सा? स्प्रिंग 2, ये स्प्रिंग 1, ये स्प्रिंग 2 और ये स्प्रिंग 3। ठीक है, तो पूछा गया है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक जस्ट आफ्टर कटिंग, जस्ट आफ्टर कटिंग। जस्ट आफ्टर कटिंग तीनों का एक्सेलरेशन क्या क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, इसको सॉल्व में थोड़ा डिटेल में करता हूं ताकि आपको यह भी समझ में आए कि डिफरेंस क्या आ गया है कटने के बाद। ठीक है ना, तो मैं FBDs बनाता हूं बिफोर कटिंग। ठीक है ना, बिफोर कटिंग FBDs बनाते हैं M1 की। इसकी FBD बनाते हैं M1 की। M1 पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा जिसको कितना बोलेंगे हम, K1 X1। क्यों? इसके ऊपर वाले स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितना है, X1, और जब वो इस पे लग रहा होगा तो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा ऐसे, K1 X1। क्योंकि कोई स्प्रिंग कितना फोर्स लगाता है, KX, K उसका स्प्रिंग कांस्टेंट होता है और X उसमें एक्सटेंशन या कंप्रेशन होता है। अब नीचे K2, ये वाला 2 नंबर का स्प्रिंग है, ये भी एक्सटेंडेड है, और जो भी एक्सटेंडेड स्प्रिंग होता है वो अपनी तरफ खींचता है, और जो कंप्रेस्ड स्प्रिंग होता है वो बाहर की तरफ धकेलता है। तो ये एक्सटेंडेड स्प्रिंग है इसलिए इसको नीचे खींचेगा M1 को, तो इसमें एक नीचे फोर्स लगेगा K2 X2, और खुद एक और फोर्स लग रहा होगा। कौन सा? इसका खुद का मास M1 G, और इसका एक्सेलरेशन इन सब के बावजूद कितना है, 0। तो अगर इसका एक्सेलरेशन 0 है तो यहां पे इक्वेशन क्या बनेगी, K1 X1 = K2 X2 प्लस M1 G। ये इक्वेशन आ गई इसकी बिफोर कटिंग।
अब इक्वेशन ऑफ M2 निकालते हैं। M2 में क्या है, M2 में ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा, ठीक है, कौन सा, K2X2, और M2 में नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा, कौन सा, K3X3। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है ना। और इसका एक खुद का मास लगेगा नीचे की तरफ, कौन सा, M2G। तो यहां पे भी ऊपर को लगने वाले फोर्स इज इक्वल टू नीचे को लगने वाले फोर्स, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन कितना है, 0। इक्विलिब्रियम में ये तो बिफोर कटिंग की बात हो रही, कटिंग से पहले। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, पहले मैं कटिंग से पहले इनकी इक्वेशंस बना लेता हूं, फिर मैं कटिंग के बाद बनाऊंगा, तो आपको क्लियर कट डिफरेंस पता चल जाएगा। अब आप ये देखिए, इसमें इक्वेशन क्या होगी, K2X2 इज इक्वल टू K3X3 प्लस M2G। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई है, ठीक है ना। थर्ड, इस थर्ड का एफबीडी बनाते हैं, M3 का। M3 पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, K3X3। नीचे तो कोई स्प्रिंग है ही नहीं, नीचे की तरफ एक ही फोर्स लगेगा और वो होगा M3G। इसका एक्सेलरेशन अगर 0 है तो इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी इसकी इक्वेशन, K3M3, K3X3 इज इक्वल टू M3G। ये थर्ड वाले की इक्वेशन आ जाएगी, 3 नंबर की इक्वेशन। क्लियर। अब आफ्टर कटिंग, अगर मैं आफ्टर कटिंग इक्वेशन बनाने का ट्राई करूं, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ही हमने स्प्रिंग 2 को कट किया, जिस स्प्रिंग को हम कट करते हैं उसका फोर्स तुरंत एब्सेंट हो जाता है। देखिए, जो स्प्रिंग कट गया उसका तो रोल ही खत्म हो गया। अगर कोई स्प्रिंग एक एंड पे फ्री हो गया तो वो किसी पे फोर्स लगा ही नहीं सकता। स्प्रिंग जब तक दोनों एंड पे टाइट नहीं होगा, दोनों एंड से किसी चीज से अटैच नहीं होगा, तब तक वो फोर्स नहीं लगाएगा। और जब हम किसी स्प्रिंग को कट कर देते हैं तो वो दोनों एंड पे फ्री हो जाता है, एक एंड पे फ्री हो जाता है, और एक एंड पे फ्री स्प्रिंग कोई फोर्स नहीं लगा सकता। इसलिए जब हम M1 का एफबीडी बनाएंगे, इसके बाद यहां पे M1 का अगर हम एफबीडी बनाएंगे तो M1 के एफबीडी पे ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, जैसे ही हम कट करेंगे, स्प्रिंग 2 कट हो गया, स्प्रिंग 2 कट कर दिया हमने, तो स्प्रिंग 1 और स्प्रिंग 3 को अभी होश नहीं आएगा। क्यों होश नहीं आएगा, क्योंकि वो लेजी होते हैं। क्या हो रहा है बराबर में, पड़ोस में क्या हो रहा है, स्प्रिंग को पता ही नहीं चलता, धीरे धीरे उसको होश आती है। तो स्प्रिंग 2 कट चुका, शहीद हो चुका, वो खत्म हो चुका, लेकिन स्प्रिंग 1 को अभी खबर नहीं है। क्यों, क्योंकि पूछा ही गया जस्ट आफ्टर कटिंग, तो उसके कटते ही तो उसको खबर भी नहीं होगी। इसलिए इसका एक्सटेंशन उतना का उतना ही रहेगा और ऊपर की तरफ फोर्स K1X1 लगता ही रहेगा, नीचे की तरफ एक फोर्स लगता रहेगा M1G। जो यहां पे नीचे की तरफ दूसरा फोर्स लगता था ना, K2X2, वो अब नहीं लगेगा, ठीक है। अब ऐसा करते ही आप देखो, ऊपर का फोर्स और नीचे के दो फोर्स, नीचे दो फोर्स थे और ऊपर एक फोर्स था, दोनों बैलेंस हो रहे थे, लेकिन नीचे से एक फोर्स एब्सेंट हो गया। तो अब एक्सेलरेशन किधर होगा, ऊपर की तरफ। मान लो इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ A है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, K1X1 माइनस M1G इज इक्वल टू M1A। यहां से एक्सेलरेशन A निकल आएगा। अब अगर आप इक्वेशन नंबर 1 को बिल्कुल ध्यान से देखो, देखिए इधर इक्वेशन नंबर 1 को, मुझे क्या चाहिए, K1X1 माइनस M1G, K1X1 माइनस M1G चाहिए। तो K1X1 माइनस M1G क्या हो जाएगा, K2X2। तो एक्चुअल में ये इक्वेशन क्या हो गई, K2X2 इज इक्वल टू M1A। तो यहां से A की वैल्यू कितनी आ गई, K2X2 बाई M1। यहां से बहुत
बहुत बड़ा रिजल्ट निकल के आता है कि जो फोर्स एब्सेंट हुआ है, जो फोर्स एब्सेंट हुआ है उसी से एक्सेलरेशन निकलेगा। यहां पे कौन सा फोर्स लगता था, K2x2, वो एब्सेंट हो गया, लेकिन एक्सेलरेशन के टर्म में उसी का जिक्र है। क्यों? क्योंकि जो एब्सेंट हुआ है वही तो डिफरेंस होगा। देखो ये फोर्स और वो दोनों फोर्स मिलके बराबर थे, अब ये वाला फोर्स एब्सेंट हो गया, तो इस फोर्स में और इस फोर्स में डिफरेंस क्या हुआ, यही तो हुआ, और इस फोर्स के और इस फोर्स के डिफरेंस से ही तो एक्सेलरेशन आएगा। तो आंसर आ जाएगा K2x2/m1। इक्वेशन नंबर 1 का यूज किया है मैंने इसकी वैल्यू यहां लिखने के लिए। अब M2 का FBD बनाते हैं। चलिए M2 का जब मैं FBD बना रहा हूं तो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा K2x2, लेकिन क्या अब K2x2 जिंदा है? K2x2 तो जा चुका दुनिया में से, इसलिए K2x2 ऊपर नहीं लगेगा, इस पे केवल नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। कौन सा? K3x3। ये क्यों लगेगा? क्योंकि इसको तो अभी होश ही नहीं है, तो स्प्रिंग है तो लेजी है, इसको तो कुछ पता नहीं चलता, ऊपर वाला स्प्रिंग खत्म हो चुका है, ये अपने एक्सटेंशन को अभी इतना ही रखेगा, धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू होगा। तो जस्ट आफ्टर कटिंग इसमें एक्सटेंशन x3 था और अभी भी x3 है, इसलिए नीचे की तरफ K3x3 ही फोर्स लगता रहेगा, और साथ में नीचे की तरफ क्या लगता रहेगा, M2g। ये फोर्स ऊपर नहीं रहा। अब क्या आप मुझे बता सकते हैं इसका एक्सेलरेशन क्या निकालोगे? जो फोर्स एब्सेंट हुआ है उसी को इसके मास से डिवाइड कर दो, एक्सेलरेशन आ जाएगा। क्यों? जब तक ये ऊपर था तो ये बैलेंस थे, अब इसमें ऊपर की तरफ कुछ नहीं है, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन a, तो अब आप देखो आंसर क्या आएगा, M2g प्लस K3x3 इज इक्वल टू M2a। तो यहां पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, M2g प्लस K3x3 डिवाइडेड बाई M2। क्या आप इक्वेशन नंबर 2 को चेक कर सकते हो? देखिए इक्वेशन नंबर 2 को, K3x3 प्लस M2g किसके बराबर है, K2x2 के, तो सीधे सीधे K2x2 इज इक्वल टू M2a। तो यहां से a की वैल्यू क्या आ गई, K2x2/M2। ये आया किसका एक्सेलरेशन, ब्लॉक 2 का, ब्लॉक 2 का एक्सेलरेशन, ये ब्लॉक 1 का एक्सेलरेशन। दोनों बराबर नहीं है क्योंकि नीचे M1 है, इसमें नीचे M2 है, लेकिन ऊपर वाले का एक्सेलरेशन ऊपर चला गया, नीचे वाले का नीचे चलेगा। अभी ये चलते हुए नजर नहीं आएंगे, ऊपर को चलते हुए नीचे को चलते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि ये एक्सेलरेशन है जस्ट आफ्टर कटिंग, और जस्ट आफ्टर कटिंग का मतलब है कि अभी टाइम कुछ हुआ ही नहीं है, बहुत कम टाइम हुआ है, तो बहुत कम टाइम में बहुत कम डिस्प्लेसमेंट होगा, आप अपनी आंखों से उस डिस्प्लेसमेंट को ऑब्जर्व तक नहीं कर सकते। इसलिए ब्लॉक 1 ऊपर चलेगा, ब्लॉक 2 नीचे चलेगा, लेकिन जस्ट आफ्टर कटिंग वो नजर नहीं आएंगे चलते हुए, वो वहीं के वहीं दिखेंगे। इसीलिए तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स कांस्टेंट रहे हैं, चेंज ही नहीं हुए कटने के बाद भी। अब देखते हैं M3 का क्या होता है। चलिए M3 को देखते हैं, M3 का क्या होता है। M3 पे ऊपर की तरफ K3x3 लगता ही रहेगा, कुछ नहीं बिगड़ा उसका, और नीचे की तरफ M3g एज इट इज लगता है। इसके तो FBD में कोई चेंज ही नहीं है, नो चेंज इन FBD। FBD में कोई चेंज नहीं है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन विल बी 0, तो इसका एक्सेलरेशन वही रहेगा। तो थर्ड ब्लॉक विल नॉट have any acceleration। कब? जस्ट आफ्टर कटिंग, जस्ट आफ्टर कटिंग। तो जैसे ही कटिंग होती है थर्ड ब्लॉक को तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, जस्ट आफ्टर कटिंग इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। मेरे हिसाब से प्रॉब्लम आपको समझ आ ही गई होगी। कटने से पहले और कटने के बाद आप तीनों ब्लॉक को कंपेयर करके देख सकते हो बहुत अच्छे से। क्लियर? इस चीज को अच्छे से नोट करिए, ठीक है? फिर हम और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें स्प्रिंग और स्ट्रिंग दोनों इन्वॉल्व है, ठीक है?
ओके, देखिए सिचुएशन कैसी है। ये कोई प्लेन सरफेस है, ठीक है, और यहां पे इस जगह एक पुली लगी हुई है ऐसे, ठीक है, और यहां पे 3m मास है। थ्री एम मास है। यहां पे m मास है और यहां पे 4m मास है। ठीक है, ये स्ट्रिंग S3 है, ये स्ट्रिंग S2 है और ये स्ट्रिंग S1 है। क्लियर? अब क्या होता है, ये जो थर्ड स्प्रिंग है, ठीक है, हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में स्प्रिंग कट किया था, इस क्वेश्चन में हम स्ट्रिंग कट करेंगे। यहां पे हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग कट करेंगे, ठीक है ना। अब आप ये देखिए कौन सी स्ट्रिंग कट करने पे तीनों ब्लॉक्स में इफेक्ट पड़ता है, तो आंसर है ये वाली स्ट्रिंग अगर हम कट कर देंगे तो तीनों ब्लॉक्स पे असर पड़ेगा, नो करेंगे। बाकी की कटिंग को तो हम संभाल सकते हैं, वो इजी होगी, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, t इज इक्वल टू 0 पे S3 को कट कर देते हैं हम। S3 कौन से वाली है, ये वाली। तो हम क्या करते हैं, इस वाली स्ट्रिंग को यहां से कट कर देते हैं, इस जगह से। किस टाइम पे, t इज इक्वल टू 0 पे। तो पूछा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। याद रखिए स्ट्रिंग एक्टिव होती है, ठीक है, स्प्रिंग लेजी होता है, स्ट्रिंग में तुरंत चेंज आता है। तो मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए 2 मिनट का टाइम देता हूं, आप बताइए 3m, m और 4m के एक्सेलरेशन क्या क्या होंगे जस्ट आफ्टर कटिंग दिस S3। ट्राई करिए, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। मान लेते हैं इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना है, T3, इसमें T2 और इसमें T1। मैं स्प्रिंग में भी टेंशन लिख रहा हूं, आई होप आपको याद होगा स्प्रिंग के टेंशन का मीनिंग है Kx, ठीक है। तो अगर इसका कांस्टेंट K है और इसमें एक्सटेंशन X है तो इसका T1 कितना होगा, Kx। क्लियर? अब चलिए सॉल्व करते हैं इसको। इनका बिफोर कटिंग, हम FBD बनाते हैं, ठीक है। बिफोर कटिंग अगर मैं FBD बनाऊं 3m का, तो 3m पे क्या होगा, इस तरफ फोर्स लग रहा होगा T3 और इस तरफ लग रहा होगा T2 और एक्सेलरेशन कितना है इसका, 0। यहां से मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, यहां से मुझे रिजल्ट मिलेगा T2 इज इक्वल टू T3। लेकिन इस रिजल्ट से मुझे कुछ हासिल नहीं होगा, क्यों, इसका एक्सेलरेशन तो 0 है। m का अगर मैं FBD बनाऊं यहां पे, ये m है, ठीक है ना। m पे ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगेगा, m पे ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा T2, ठीक है ना, और m पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा Kx। मैं इसको Kx भी लिख सकता हूं, इसको T1 भी लिख सकता हूं, और नीचे की तरफ एक क्या लगेगा, mg। लेकिन इसका एक्सेलरेशन तो 0 है, इसका एक्सेलरेशन तो 0, तो इक्वेशन क्या बनेगी, T2 इज इक्वल टू mg प्लस Kx। ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है।
थर्ड का 4m का अगर मैं एफबीडी बनाऊं, का अगर मैं एफबीडी बनाऊं, इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा kx और नीचे की तरफ लगेगा 4m इंटू जी। तो यहां पे kx की वैल्यू क्या आ जाएगी 4mg। अगर kx की वैल्यू 4mg है तो इस इक्वेशन की हेल्प से ये भी समझ में आ जाएगा आपको, यहां से T2 की वैल्यू कितनी निकल आएगी mg प्लस 4mg 5mg। और अगर T2 की वैल्यू 5mg है तो यही तो वैल्यू T3 की होगी। आप देखो यही वैल्यू किसकी होगी T3 की, इस इक्वेशन से। आप देखो आपके पास T1 आ गया, आपके पास T2 आ गया, आपके पास T3 आ गया और सबके एक्सेलरेशन ये है। अब देखते हैं आफ्टर कटिंग क्या होता है। आफ्टर कटिंग हमने कट किसको किया है, थर्ड स्ट्रिंग को। जिस स्ट्रिंग को हम कट कर देते हैं उसका एग्जिस्टेंस बिल्कुल खत्म हो जाता है, दैट इज ओवर, वो रही ही नहीं। अब T3 तो हो गया 0। अब T2 जो है, क्योंकि जैसे ही स्ट्रिंग को कट करते हैं तो स्ट्रिंग तो एक्टिव होती है, ठीक है ना। स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग बहुत एक्टिव होती है, इमीडिएट असर पड़ता है, इसलिए T2 तुरंत चेंज होके T2 डैश हो जाएगा। लेकिन अगर इसकी जगह स्प्रिंग होता तो उसका एक्सटेंशन चेंज ही नहीं होता, अभी जस्ट आफ्टर कटिंग उसका एक्सटेंशन जितना पहले था उतना का उतना ही रहता है, इसलिए वो लेजी है। लेकिन स्ट्रिंग का क्या है, टेंशन T2 से T2 डैश हो गया है। अगर हम गलत हैं तो T2 डैश की वैल्यू पुराने जितनी आ जाएगी, और अगर हम सही हैं तो T2 डैश की वैल्यू T2 की वैल्यू अलग अलग रहेंगी। अब वो रिजल्ट के बाद देखेंगे अभी क्या आता है। अब T3 तो 0 हो गया, T2 डैश हो गया। अब आफ्टर कटिंग अगर मैं 3m का एफबीडी बनाता हूं, ठीक है, तो 3m पे इस वक्त केवल एक फोर्स लगेगा इस तरफ, और वो क्या होगा T2 डैश। अगर वो T2 डैश है और इसका एक्सेलरेशन इस तरफ a है तो T2 डैश इज इक्वल टू 3ma। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी आफ्टर कटिंग। अब इक्वेशन बनाता हूं मैं m की। यहां पे अगर मैं m की इक्वेशन ड्रॉ करूं तो m में क्या लग रहा है, ऊपर की तरफ लगेगा यहां पे T2 डैश, और m में नीचे, देखिए नीचे m के नीचे तो स्प्रिंग है और स्प्रिंग है लेजी, तो लेजी स्प्रिंग को अभी होश नहीं आएगा कि हो क्या गया है। ऊपर से स्प्रिंग कट चुकी है, स्प्रिंग का एक्सेलरेशन उतना का उतना ही, स्प्रिंग का एक्सटेंशन उतना का उतना ही रहेगा, तो नीचे की तरफ kx लगता ही रहेगा और नीचे की तरफ एक mg भी लगता रहेगा। तो यहां पे इक्वेशन क्या बनेगी, इसके बाद मान लीजिए इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है a, तो इक्वेशन क्या बनेगी mg प्लस kx माइनस T2 डैश इज इक्वल टू ma। ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन गई आफ्टर कटिंग। अब 4m, अगर मैं 4m का एफबीडी बनाऊं तो 4m के लिए तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ है। 4m पे ऊपर की तरफ kx लग रहा है और नीचे की तरफ क्या लग रहा है 4mg। अभी भी kx यहां पे 4mg के ही बराबर है, ठीक है ना। तो अगर मैं यहां पे ये जो kx है यहां पे, ठीक है, इस T2 डैश की वैल्यू कितनी है 3ma, तो ये वाली वैल्यू उठा के मैं इसमें डाल देता हूं, तो mg प्लस kx की वैल्यू कितनी है 4mg, ये 4mg हो गया, माइनस T2 डैश की वैल्यू कितनी है 3ma इज इक्वल टू ma। तो क्या आ गया 4ma इज इक्वल टू 5mg। m से m कैंसिल, a की वैल्यू कितनी आ गई 5/4g। अगर a की वैल्यू 5/4g आ गई है, इसका एक्सेलरेशन तो 0 है ना, इसको तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, आपके पास आंसर आ चुका है। जो ये m मास का ब्लॉक है इसका एक्सेलरेशन मैंने नीचे माना है और a की वैल्यू कितनी है 5/4g, तो ये नीचे चलेगा 5/4g से, ठीक है। जो ये 3m है, 3m का एक्सेलरेशन मैंने इस तरफ माना है a,
मैंने इसका भी एक्सेलरेशन ए माना, इसका भी ए माना। ऐसा क्यों किया मैंने? कंस्ट्रेंट मोशन, क्योंकि दोनों के दोनों ब्लॉक एक सिंगल स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका एक्सेलरेशन अगर ए नीचे की तरफ होगा तो इसका एक्सेलरेशन ए इस तरफ होगा। क्या बात समझ में आती है? अब एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल आई। अगर मैं इस एक्सेलरेशन की वैल्यू t2 डैश में डालूंगा तो यहां से t2 डैश की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 3m इंटू 5/4g, 5/4g कितनी आ गई? 15/4 mg। और t2 की वैल्यू पहले कितनी थी? t2 की वैल्यू थी पहले 5 mg। ठीक है, इनिशियली t2 की वैल्यू कितनी थी? पहले देखो t2 की वैल्यू कितनी थी? 5 mg। और अब t2 डैश की वैल्यू कितनी है? 15/4 mg। ये इस चीज को बताता है कि टेंशन इमीडिएटली चेंज हो चुका है। अगर टेंशन चेंज नहीं होता तो t2 और t डैश की वैल्यू बिल्कुल सेम आती। तो आपके सामने पूरा का पूरा एग्जाम्पल है। ठीक है, t2 की वैल्यू तुरंत चेंज होकर t2 डैश हो गई और डिफरेंस हमें पता है, यहां पे 5 mg है और यहां पे 15/4 mg है, दोनों वैल्यू सेम नहीं है। ठीक है ना। दूसरी चीज, जो नीचे स्प्रिंग लगा हुआ है, स्प्रिंग को तो होश ही नहीं है, उसका एक्सेलरेशन पहले भी 0 था, अभी भी 0 है। उसके लिए 4 mg अभी भी kx के बराबर है, पहले भी 4 mg kx के बराबर था, उसके हाल में कोई चेंज आया ही नहीं। ठीक है, तो स्प्रिंग तुरंत रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, इसमें आपको काफी कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे, इसको बहुत अच्छे से पढ़िए। फिर मैं नेक्स्ट एग्जांपल पे पहुंचता हूं। ओके, देखिए कटिंग ऑफ स्प्रिंग और स्ट्रिंग के बाद एक और एग्जांपल देखिए, वो छोटा सा एग्जांपल है। हमारी जो कंस्ट्रेंट मोशन की कंडीशन थी उसका मैं थोड़ा सा रिवीजन करा दूंगा आपको। देखिए सिचुएशन क्या है, यहां पे एक सरफेस है इस तरीके की। ठीक है, इस सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है। ये एंगल है थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री का। ठीक है, इस पे एक रॉड गिर रही है इस तरीके से। यूं ये, ठीक है ना, ये एक रॉड है और ये एक वेज है। ठीक है, गिवन ये है कि इस रॉड का मास और वेज का मास बराबर है। मास ऑफ रॉड इज इक्वल टू मास ऑफ वेज। ठीक है, दोनों के मास बराबर है, m एंड m। ठीक है ना। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ रॉड। ठीक है ना, नो फ्रिक्शन, कहीं पर भी कोई फ्रिक्शन नहीं है। अब जब कहीं कुछ फ्रिक्शन नहीं है तो मुझसे इसका एक्सेलरेशन क्यों पूछा गया? आखिर इसका एक्सेलरेशन मुझसे ही क्यों पूछा गया? क्यों होगा एक्सेलरेशन? होगा इसलिए क्योंकि ये वाली रॉड नीचे गिरेगी इस पे और इसको इस तरफ धकेलेगी और खुद इस तरफ चलेगी। खुद तो नीचे खिसकती रहेगी, इसको आगे धकेलती रहेगी। अब मुझे ये नहीं पता कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा और इसका कितना होगा। एक्चुअल में मुझे दोनों का ही बताना है इनडायरेक्टली। ठीक है, मैं इसके लिए आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं, आप ट्राई करिए, फिर मैं इसे आगे एक्सप्लेन करूंगा। ओके, आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। देखिए, चलिए इनका एफबीडी बनाते हैं। होता क्या है, अगर ये एंगल 45 का है और मैं इसका एफबीडी बनाऊं इस वेज का, इस तरीके से, तो इस वेज पे इस तरफ से यहां से एक नॉर्मल फोर्स लगेगा इस पॉइंट पे।
ठीक है ना। और ये नॉर्मल इस रॉड पे भी लगेगा उस तरफ। इस नॉर्मल का एक कंपोनेंट तो ये वाला होगा और एक कंपोनेंट ये वाला होगा। ये वाला कंपोनेंट इसको इस डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, मान लीजिए, ठीक है। अब ये एंगल तो 45 का ही होना है, नॉर्मल n है तो n cos 45 डिग्री किसके बराबर होगा, इसका मास इंटू एक्सेलरेशन। यहां से हमारे पास रिजल्ट आएगा कि n इज इक्वल टू a√2, ये आ गया। अब कंस्ट्रेंट मोशन के रिजल्ट से हमें पता चलता है कि ax इज इक्वल टू ay इज इक्वल टू ax tan थीटा। याद करिए कंस्ट्रेंट मोशन को, ax इज इक्वल टू ay tan थीटा, यानी कि ax इज इक्वल टू ay। क्यों? क्योंकि थीटा इज इक्वल टू क्या है, 45 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू 45 है तो tan थीटा 1 होगा, तो ax इज इक्वल टू ay, ठीक है। यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ रॉड इज इक्वल टू हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ वेज, ये मुझे पता चल चुका है। और n की वैल्यू a√2 के बराबर है। अब रॉड का एफबीडी बनाते हैं, ठीक है। चलिए, अगर मैं रॉड का एफबीडी बनाऊं यहां पे इस तरीके से, तो इस रॉड पे यही सेम नॉर्मल रॉड पे भी लगेगा एक्शन रिएक्शन। इस नॉर्मल का एक कंपोनेंट तो इस तरफ लगेगा और एक कंपोनेंट इस तरफ लगेगा, और इस रॉड का खुद का mg भी तो नीचे लगेगा और उसके बावजूद इसका एक्सेलरेशन होगा a नीचे की तरफ। तो इक्वेशन क्या बनेगी, mg माइनस ये वाला कंपोनेंट इज इक्वल टू m इंटू ए। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, mg माइनस, देखो mg तो इसको नीचे गिरा रहा है, ये नॉर्मल का ये वाला कंपोनेंट जो कि 45 डिग्री है ना ये, तो ये n cos 45 डिग्री ही होगा। तो mg माइनस n cos 45 डिग्री इज इक्वल टू m इंटू ए। तो mg माइनस n बाई √2 इज इक्वल टू एम ए, और n बाई √2 की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है, ये m आना चाहिए एम ए, ठीक है। तो n बाई √2 की वैल्यू कितनी है, एम ए। तो mg माइनस एम ए इज इक्वल टू एम ए, तो 2ma इज इक्वल टू कितना आ गया, mg। इस जगह से a की वैल्यू कितनी आ गई, g/2। ये यहां पे आंसर होना है। दोनों का एक्सेलरेशन बार वो g/2 से नीचे गिरेगा और g/2 से इधर चलेगा, ठीक है। इस चीज को अच्छे से नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे स्विच करते हैं।